नमस्कार। शारदामाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 7वीं सामाजिक विषय अध्याय 7 जनजातियां खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस पाठ का हमने अध्ययन किया था। इसमें जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा था। पिछला जो हमारा वीडियो आया था वो था गौंड जनजाति। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है अहोम जनजाति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जनजाति म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्रों में बस गई थी। यानी जब हम देखते हैं भारत का नक्शा, तो इसमें हम देखते हैं तो म्यांमार जो क्षेत्र है ये हमारा जो पड़ोसी देश होता है, तो इसमें म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ये बस गए थे। ये ब्रह्मपुत्र घाटी यानी इस क्षेत्र में अहोम जाति आकर बस गई थी और इन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ जनजातियों का क्षेत्र है। इसमें अनेक जनजातियां थी जैसे गोरा, खासी, कोच। तो इस तरह से जो जातियां थी वो म्यांमार से आकर अहोम जनजाति ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, यह ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र यानी असम से हम जानते हैं कि असम में से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश असम से होकर। तो ये अहोम जो जनजाति थी उसका जो क्षेत्र था वो यह था। और अनेक जनजातियां जो थी ये पूर्वी राज्यों में फैली हुई थी। तो इन राज्यों में जो पूर्वी राज्यों में जनजातियां फैली थी उन पर अधिकतर जो राज था वो अहोम जनजाति का था। यानी 1523 ईस्वी में कोच जो जनजाति थी उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इसके बाद में उन्होंने और भी अन्य जो जनजातियां थी उन पर भी अपना राज्य स्थापित करके एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया था। इस तरह से जो अहोम जनजाति थी वो एक बहुत बड़ी अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी थी, अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं तो ये जो अहोम जनजाति है उसमें यह भी आता है कि इन्होंने जो इनका जो कार्य क्षेत्र होता था तो वो बहुत ही विभाजित था। पहले इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था, लेकिन इसमें दलित वर्ग भी होते थे। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं तो इसमें बेगार प्रथा अधिक प्रचलन थी। बेगार, यहाँ जो लोग होते थे बेगार पर निर्भर होते थे। लेकिन इसके द्वारा इसका एक अलग भी होता था। इसमें जो लोगों से जबरन जो कार्य करवाया जाता था उसको पाइक कहते थे। पाइक यानी जिन लोगों से जबरन कार्य करवाया जाता था उनको पाइक कहते थे। तो इसमें ये इसका एक समुदाय भी बनाया हुआ था। और इसमें यह भी क्या कहा गया था कि जो लोग होते थे उसमें एक बार जनगणना की गई थी उसके साम्राज्य में। तो वहाँ जो जनगणना की गई थी तो उस जनगणना के आधार पर इनका स्थानांतरित भी किया जाता था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेजा जाता था। तो इनके साथ में ऐसा भी था कि जो पाइक का मतलब यानी जिन लोगों से जबरन कार्य करवाया जाता था उसे पाइक कहते थे। यानी बेगार भी होता था, बेगार करवाई जाती थी। यानी जिन बेगार का मतलब ये होता है कि बिना वेतन के जो काम करवाया जाता है उसको बेगार कहते हैं। और ये पाइक भी होता था। पाइक यानी जिन लोगों से जबरन कार्य करवाया जाता था, यानी जो बिना वेतन के दिया जाता था। तो इसमें यह भी इनका स्थानांतरित भी किया जाता था। यानी जहां पर ये लोग ज्यादा होते थे और जहां जिन स्थानों पर ये लोग कम होते थे तो उन स्थानों पर इन लोगों को समय आने पर भेज दिया जाता था। इसके साथ में यह भी देखते हैं कि यहाँ के जो लोग होते थे, जो वेश्यक लोग होते थे, वो अधिकतर सेना में समय आने पर जो युद्ध होते थे तो उसमें सेना में अपना दायित्व निभाते थे।
कार्य करते थे। लेकिन अन्य जब समय होता था तो उस समय वो कृषि कार्य या दूसरे कार्य भी करते थे। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि इन्होंने जैसे अस्त्रों का भी आविष्कार किया था, इनके द्वारा अस्त्रों का भी आविष्कार किया गया था। और 16वीं शताब्दी में आते आते उन्होंने अस्त्रों का आविष्कार के साथ साथ में तोपों का भी, बारूदों और तोपों पर भी इन्होंने बनाए थे। तो यानी बारूद, वह तोपों का भी इन्होंने आविष्कार किया था और इन्होंने काम में लिए थे। जब हम देखते हैं तो उस समय ये जो अहम जनजाति के जो लोग थे बहुत ही विकसित होने लगे थे और उन्होंने मुगलों से भी युद्ध किया था। उस समय जब सबसे जो इनका एक शासक था तो उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इसके साथ हम देखते हैं तो 17वीं शताब्दी में मुगलों से एक बार इनका युद्ध भी हुआ था। तो उस युद्ध में इन्होंने बहुत ही अपने वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी ये हार गए थे। और 17वीं शताब्दी के अंत तक इनका अहम जनजाति जो थी वो धीरे धीरे विघटित होती चली गई थी। इस तरह से अहम जनजाति भी एक गौड़ जनजाति की तरह महत्वपूर्ण जनजाति थी और इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। इसके साथ में इनका जो एक समुदाय होता था, उसमें समुदाय में जो ये लोग रहते थे, उन समुदाय का जो प्रमुख होता था उसके निर्देशों के आधार पर इनको कार्य करने होते थे। लेकिन पहले इसमें अधिकतर ब्राह्मणों का जो होता था, लेकिन अब इसमें हिंदू धर्म के लोग भी आ गए थे, क्योंकि धीरे धीरे जब परिवर्तन आने लगा तो ब्राह्मणों के द्वारा जो दिशा निर्देश बताए जाते थे उनके आधार पर इन लोगों ने उन निर्देशों के आधार पर रहना सीख लिया था। इसके आधार पर जब राजा जो लोग होते थे ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भूमि अनुदान में देते थे। उन भूमि अनुदान में दिए जाने के कारण इन लोगों के साथ में अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया जाने लगा और ब्राह्मणों के साथ में रहने से इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म इन्होंने अपनाने के साथ में इन्होंने अपनी पारंपरिक अन्य धर्मों को भी साथ में बनाए रखा था। इन्होंने पूर्ण रूप से ऐसे नहीं कि भाई ये हिंदू धर्म ही था। इनके जो राजा लोग होते थे तो हिंदू धर्म के साथ में इन्होंने जो पारंपरिक इनकी जो संस्कृति थी उसको भी बनाए रखा था। इसके साथ ही इसमें यह भी आया था कि जो ये बेकार प्रथा होती थी और जो लोग स्थानांतरित होते थे तो इनमें भी इनको अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था। इसके साथ में यह भी था कि अहम जनजाति जो थी वो कुलों में विभाजित थी। अहम जनजाति कुलों में विभाजित थी। इसे खेल कहा जाता था। विभाजित थी, इसे खेल कहा जाता था। उस समय क्या होता था कि दलित वर्ग यहाँ बहुत, दस्तकार जो थे वो बहुत ही कम थे, तो दस्तकारों की कमी थी, इसलिए दस्तकारों को दूसरे स्थानों से यहाँ पर लाया जाता था और दस्तकारों का जो कार्य था उनसे करवाया जाता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी स्थानांतरण व्यवस्था उस समय भी व्यापक थी। इसके साथ यह भी था कि जो खेल जो होते थे इनके द्वारा जो जमीन राजाओं के द्वारा या एक समुदाय होता था, इनके द्वारा जो जमीन दी जाती थी वो जमीन इन किसानों को समुदाय के द्वारा दी जाती थी खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। तो वो जमीन उन्हीं की रहती थी और ये खेल समुदाय जो होता था बहुत ही मजबूत होता था और उसमें इनके द्वारा जो किसानों को जमीन दी जाती थी वो जमीन किसानों के ही रहती थी। किसानों से जबरदस्ती कोई भी नहीं ले सकता था, यहाँ तक कि वहाँ के राजा तक भी उनको नहीं ले सकते थे। तो इस तरह से जो अहम जनजाति जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अहम जनजाति में हम 2 पॉइंट महत्वपूर्ण देखते हैं कि एक तो यानी बेगार, यानी जिन लोगों से जबरन कार्य करवाया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। यानी जिन लोगों से जबरन कार्य करवाया जाता था उसे पाइक कहते थे। और दूसरा हम देखते हैं कि तोपों और बारूदों का भी इन्होंने आविष्कार किया था 17वीं शताब्दी में। जब मुगलों से इन्होंने युद्ध किया था तो बहुत वीरता पूर्वक इन्होंने युद्ध में अपना प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी वो हार गए थे और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते यह जनजाति भी विघटित हो गई थी।
तीसरा हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने फिर हिंदू धर्म भी स्वीकार किया था और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी मानने लगे थे। इसके साथ में इसमें इन्होंने ये भी किया था कि अपना धर्म को भी इन्होंने साथ में ही बनाए रखा था। तीसरा चौथा हम देखते हैं कि अहम जनजाति जो थी वो कुलों में विभाजित थी, यानी कुलों में विभाजित थी, अलग अलग कुल होते थे, तो उसको इसमें खेल कहा जाता था। अहम जनजाति कुलों में विभाजित थी जिसे खेल कहा जाता था। और खेल एक बड़ा समुदाय होता था, यानी खेल के जो प्रमुख होते थे उनके द्वारा जो किसानों को कृषि योग्य भूमि दी जाती थी उस भूमि को कोई भी उनसे नहीं छीन सकता था। मंदिरों को यानी निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में अहम जनजाति का सारांश पढ़ा है। और अहम जनजाति जो थी शुरुआत में 13वीं शताब्दी में म्यांमार से आई थी। यह ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। इन्होंने जो अन्य जातियां थी उन जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित किया था और एक बड़ा अपना क्षेत्र बनाया था। आज जो हमने अहम जनजाति के बारे में सारांश के रूप में अध्ययन किया है उसमें से अभ्यास के लिए आपको 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा पाइक से क्या आशय है। पहला प्रश्न हमारा है पाइक से क्या आशय है, यानी इससे क्या मतलब होता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, खेल यानी अहम जनजाति में खेल से क्या आशय है। तो आज के हमारे ये 2 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 2, अहम जनजाति में खेल से क्या आशय है, यानी अहम जनजाति में खेल क्या होता है। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने का आप कोशिश करें। धन्यवाद।